तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और आज हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। तो मोस्टली इस चैप्टर में एंगल्स के बारे में ही बात किया गया है, लेकिन एंगल्स दो लाइन की इंटरसेक्शन की वजह से ही बनता है, तो इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स क्या है, ये तो हमें पिछले वाले वीडियो में पता चल गया था कि लाइन है इस तरीके का लाइन सेगमेंट जिसको आप इधर से भी इन्फिनेटली इंक्रीज कर सकते हो और इधर से भी इन्फिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हो गया लाइन का डेफिनेशन। और उसके बाद जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो फिर बनता है एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल बन गया या फिर ये वाला एंगल बन गया या फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल। लेकिन एंगल तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन गया। लेकिन इस तरीके से इस एंगल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखो दो लाइन के इंटरसेक्शन में एंगल जो बना है, ये भी एंगल बना है, ये भी एंगल बना है, ये भी एंगल बना है, तो कौन से वाले एंगल का बात कर रहा है हमें नहीं पता होगा। इसीलिए एंगल्स को डिफाइन करने के लिए मैथ में और एक चीज़ लाया गया है, वो है रे। रे क्या है, जैसे कि लाइन क्या है, दो पॉइंट का जोड़ते हुए एक लाइन सेगमेंट, जिसका इधर से भी इन्फिनेटली इंक्रीज कर सकते हो, इधर से भी इन्फिनेटली इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन रे है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे कि ये वाला फिक्स्ड पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप एक लाइन खींचोगे जो इन्फिनेटली तक इंक्रीज कर सकते हो, तो ये एक रे हो गया, जिसका ये वाला पॉइंट होगा इसका एंड पॉइंट। तो रे हो गया वैसे वाला लाइन जिसको एक साइड से इन्फिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरे साइड में इसका एक एंड पॉइंट होगा। अब रे को जान लिए है तो एंगल्स का डेफिनेशन भी जान लेते हैं। एंगल का डेफिनेशन है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रे शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट। जैसे कि एक एंड पॉइंट लेते हैं ये वाला, और इसमें से दो रे निकल रहा है, तो इनके बीच में ये वाला एंगल है, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अभी जब एंगल क्या है हम जान चुके हैं, तो अब मैं बता दूं कि अगर आप इधर से घूम के पूरा इधर पे ही आ जाओ, तो ये वाला पूरा एंगल होगा 360 डिग्री एंगल, ठीक है। और अगर ये दो रे परपेंडिकुलर है, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो फिर इस एंगल को बोलेंगे कि ये है एक रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल को इस तरीके से भी सिंबलाइज किया जाता है, स्क्वायर बना के। और अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इस तरीके के एंगल को बोलेंगे कि ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो जाए, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में आ जाए, तो फिर इनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री, जिसका नाम दिया गया है कि ये है स्ट्रेट एंगल। वैसे ही आपके पास कोई ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, कोई सा भी एंगल, मतलब 90 से बड़ा 180 के बीच में कोई सा भी एंगल हो, तो इसको बोलेंगे कि ये है ऑब्ट्यूस एंगल। और अगर आपके पास 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोई एंगल है, तो इसको बोलेंगे कि ये है रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो, अगर आपको ये एंगल दे दे, जैसे कि ये इधर पे है 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री एंगल है, इस 45 डिग्री एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? तो रिफ्लेक्स एंगल को किस रेंज में होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा, तो मतलब ये वाला एंगल होगा, जो कि 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है। तो आपको कभी भी रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो आप सीधा 360 डिग्री से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस कितना है, 45 डिग्री, मतलब ये वाला, तो ये हो गया 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल। तो इतना तक हो गया। तो आप बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि अगर आपको ऐसा दो एंगल दे दे, जैसे कि ये वाला एंगल दे दे ए और ये वाला एंगल दे दे बी, और ए और बी एंगल को आपस में जोड़ दो, तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो फिर इस दोनों एंगल को एक साथ में बोलेंगे ये दोनों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वैसे ही आपको एक एंगल ए और एक एंगल बी दे दे और इनको जोड़ के अगर 180 डिग्री एंगल मिला, तो इन दोनों एंगल को बोलेंगे कि ये दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल मतलब आस पड़ोस में दो एंगल, जैसे कि मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो कि ये दोनों आस पड़ोस में है, तो फिर ये दोनों है एडजेसेंट एंगल। तो आप देखो, अगर एम लाइन और एन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, तो फिर इधर पे कितना एंगल बना, 1 2 3 4। इधर पे एंगल 1 और एंगल 2 को बोलेंगे कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये दोनों आस पड़ोस में है। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी आस पड़ोस में है, तो फिर ये दोनों को भी बोलेंगे कि ये दोनों है एडजेसेंट एंगल। लेकिन अभी आप देखो कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये दोनों आस पड़ोस में है, नहीं है, तो फिर ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। लेकिन ये दोनों अपोजिट में है, तो अगर ऐसा हो कि एक एंगल इधर और एक एंगल इसका अपोजिट में रहे, तो इन दोनों एंगल को बोलेंगे ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक बात हमेशा याद रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू बराबर होगा। वैसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है। और उसके बाद मान लो कि दो पैरेलल लाइन एम और एन है,
और ये दोनों एल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर इधर एंगल कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर पे तीनों लाइन की इंटरसेक्शन के लिए 8 एंगल बन गया। ठीक है, तो देखो इसमें से 1 और 2 तो एडजेसेंट एंगल होगा क्योंकि ये दोनों आस पड़ोस में है। वैसे ही 2 और 3 भी एडजेसेंट एंगल होगा क्योंकि ये दोनों भी आस पड़ोस में है। वैसे ही 3 और 4 भी एडजेसेंट होगा। वैसे ही 4 और 1 भी एडजेसेंट होगा क्योंकि ये दोनों भी आस पड़ोस में है। और उसी तरीके से नीचे 5 और 6 एडजेसेंट होगा। वैसे ही 6 और 7 एडजेसेंट होगा, और 7 और 8 एडजेसेंट होगा, और 8 और 5 भी एडजेसेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इधर पे ये सब भी आस पड़ोस में है। और अगर आप 1 और 3 को देखें तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है। वैसे ही 2 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट होगा। वैसे ही नीचे देखें तो 5 और 7 है वर्टिकली अपोजिट, और 6 और 8 है वर्टिकली अपोजिट। लेकिन अगर इस तीनों लाइन के इंटरसेक्शन में अगर ये कंडीशन रहे कि M और N ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो फिर इस कंडीशन में और भी कई सारे पेयर ऑफ एंगल के बारे में बात किया गया है, जैसे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहले तो कोरस्पोंडिंग एंगल, तो इधर पे कोरस्पोंडिंग एंगल होगा एंगल 3 और एंगल 7। वैसे ही एक और पेयर होगा एंगल 4 और एंगल 8। वैसे ही एक और पेयर हो सकता है एंगल 1 और एंगल 5। वैसे ही एक और पेयर हो सकता है एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, और फिर है को इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, जैसे कि एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6। इसमें बाहर वाले कोई भी एंगल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इधर पे को इंटीरियर एंगल का पेयर होगा एंगल 4 और एंगल 5। लेकिन देखो को इंटीरियर एंगल में एक खास बात है कि अगर को इंटीरियर एंगल का पेयर आप जोड़ दो, जैसे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का आप जोड़ दो, तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही इसका एक और पेयर होगा एंगल 3 और एंगल 6, तो इनको भी आपस में जोड़ दो तो 180 डिग्री एंगल मिलेगा। वैसे ही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हो सकता है एंगल 4 और एंगल 6। और देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। वैसे ही एक और पेयर हो सकता है एंगल 3 और एंगल 5, और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो लाइन से एंगल ये वाला चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज करने के लिए आपको एंगल के बारे में ये सभी चीज़ें आपकी याद में होना चाहिए। तो इसके बाद आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इस वाले चैप्टर का एक्सरसाइज।